अगर बीजेपी को एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाना था, फिर तो 2019 में उद्धव ठाकरे जिस बात के लिए रो रहे थे, वहीं पर उनको सीएम बना देते। ये सारा रायता इतना फैलता ही नहीं। एक 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 दलील तो ये भी है ना। सी यहाँ भी मीडिया में कुछ लोग यही दलील दे रहे हैं, और उससे भी ज्यादा एक दूसरा आर्ग्यूमेंट, इससे भी ऊपर से ऊपर का एक आर्ग्यूमेंट हुआ है। 2019 में सिर्फ नरेंद्र भाई और देवेंद्र जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। नरेंद्र भाई और देवेंद्र जी के नाम पे और दोनों के 5-5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे वोट मांगा गया था। ओके, उसमें भाजपा को 106 सीट आई, इनको 56 सीट आई, शिवसेना यानी उद्धव, तब तो उद्धव ही था। लेकिन आप इस वक्त का चुनाव देखिए, इस वक्त का चुनाव में जो बाउंस बैक हुआ है भाजपा का, और भाजपा के साथ पूरे एनडीए का बाउंस बैक हुआ है। जून में रिजल्ट आए, जून में क्या रिजल्ट था? 18 सीट पूरे एनडीए को, अजीत पवार को 1 सीट मिला था, एकनाथ शिंदे जी को 7 सीट मिली थी, और अपने भाजपा को 9 सीट मिली थी। केवल ये तो सिचुएशन थी ऑन द ग्राउंड। 30 सीट तो यही लेके गए थे इंडिया वाले, जो महायुति वाले, महाआघाड़ी वाले। गाड़ी वाले वहां से जिस तरह से पूरी मेहनत हुई, स्कीम्स इंप्लीमेंट हुई, स्कीम कहां से आई? मध्य प्रदेश से, भाजपा से, शिवराज सिंह चौहान से। उसके इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा तो नहीं होता है कि सरकार है तो एक ही बंदा काम करता है, सब लोग का मिली जुली एफर्ट होती है, सिर्फ एक आदमी की एफर्ट नहीं होती है। अगर हम देवेंद्र जी का बोले विद इन अ मिनिस्ट्री, लेकिन ओवरऑल देखें तो पूरे गवर्नमेंट में तो भाजपा का भी इम्प्लीमेंटेशन रहा है साथ में। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इलेक्शन को जो हम बोलते कि मोजो आया, जिसने मोजो दिया, अंग्रेजी में शब्द है, यानी वो जो एक चेतना दी, वो कहाँ से आई? वो योगी जी के स्टेटमेंट से, उसके बेसिस पे पूरा चला। उसके बाद में मोदी जी ने एक है तो सेफ है वाला नारा दिया, वहां से पूरा काम चालू हुआ। उसके बाद में संघ परिवार के यानी आरएसएस, दूसरे जितने भी अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सबके दसियों हजारों लाखों कार्यकर्ता, स्वयंसेवक रास्ते पे आए भाजपा के लिए। और वो सिर्फ भाजपा के लिए नहीं आए, वो लोग तो एकनाथ शिंदे जी के लिए भी वोट मांग रहे थे, उन लोग तो अजीत दादा के लिए भी वोट मांग रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि वो लोग सिर्फ भाजपा और देवेंद्र जी के लिए वोट मांग रहे थे। देवेंद्र जी ने उसके तो जब पहला चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार जब देवेंद्र जी मीडिया के सामने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के नेताओं ने तो हमारे गठबंधन के जो दोस्त है उनके नेताओं के लिए भी वोट मांगे। ऐसा नहीं था कि वो बीजेपी की सीट्स पर ही जाकर रैलियां कर रहे थे। उन्होंने एग्जैक्टली एनसीपी के नेताओं के, विधायकों के लिए भी किया है और उन्होंने शिंदे के लिए भी किया है। तो एक मैसेज तो उन्होंने दे ही दिया था। एग्जैक्टली अब इसके अंदर आप दूसरा, आप थोड़ा आगे जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि चलो भाजपा के नेता तो इन्वॉल्व ही थे, क्योंकि अलायंस धर्म आ जाता है, कोलिएशन धर्म आ जाता है, कि मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, हेमंत बिस्वा जी आएंगे, दूसरे सब राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, वो जो भी बीजेपी के बड़े नेता है। भाजपा के इतने लोग, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था चर्चा में, कि साधारण कार्यकर्ता आया है, दूसरे स्टेट्स के मिनिस्टर, लेकिन वो भी छोड़ दीजिए। पवन कल्याण जी जैसे एक दिग्गज नेता आंध्र प्रदेश से यहाँ सोलापुर और मराठवाड़ा बेल्ट में, जो कि तेलुगु डोमिनेटेड एरियाज है उसके अंदर, वहां रैली करने आए थे। उनका तो महाराष्ट्र के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो महाराष्ट्र में कभी चुनाव भी नहीं लड़ने वाले हैं, तो वो क्यों आए? उसका तो बॉर्डर भी नहीं लगता है, आंध्र प्रदेश का तो कहीं भी बॉर्डर नहीं लगता है महाराष्ट्र के साथ। तेलंगाना का फिर भी लगता है, महाराष्ट्र के साथ इनका कोई लगाव ही नहीं है, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ एनडीए। तो यहाँ एनडीए को, और एनडीए के अंदर जो भी घटक पक्ष है, उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ चुनाव में वो रैली करने आए। यहाँ इवन कर्नाटक से जो इंडिविजुअल्स है, जिनका भाजपा से लेना देना नहीं है, वो लोग भी आए चुनाव के लिए। जो मैंने आपको बोला था, लिंगायत मठ के मठों के स्वामी जी आए थे, उनका तो कोई लेना देना नहीं है भाजपा के साथ। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम देखे, तो इकोसिस्टम में भाजपा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और अगर हम देखें तो आज के तारीख में 132 सीट्स आई है, ऐसा नहीं है कि इट इज द लार्जेस्ट सीट। तो उसके बिल्कुल। कारण जो एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, दैट इज के भैया, आज पवन कल्याण जी किसके कहने पे आए? भाजपा के कहने पे आए। आज दूसरे जहां लोग भी आए तो भाजपा के कहने पे आए।
उसका बेनिफिट तो सबको ही मिला है ना। पर तो एक चीज और उसके है बेसिस सुमित जी, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे कल रात ये खबर आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाएगा, उसके बाद से हमने देखा कि शिंदे गुट के लोग जो थे वो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वर्षा जो आधिकारिक आवास है महाराष्ट्र के सीएम का उसके बाहर इकट्ठा होना चाहते थे, जिनको बाद में शायद एकनाथ शिंदे ने खुद रोक दिया। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना जैसे उद्धव ठाकरे करते थे। सी क्या हो रहा है मालूम है, ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ वाला एक कल्चर है, और ये थोड़ा ज्यादा प्रिवेलेंट है यहाँ, कि हमारे नेता आपके नेता से बड़े हैं, हमारे नेता को ही मिलना चाहिए। और सी सब जगह अगर देखें तो आज सभी कार्यकर्ता और समर्थक जो होते हैं वो खुद के नेता के लिए भावुक होते हैं, उनके लिए खड़े रहने को तैयार होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा में भी वैसे कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा में भी है। लेकिन भाजपा में और संघ परिवार में क्या हो जाता है, एक डिसिप्लिन है कि विल नॉट क्रॉस द लाइन, एक लक्ष्मण रेखा वाला, वो जो वाजपेयी जी के टाइम से हमारे पास एक लक्ष्मण रेखा, एक जो संयम वाली पूरी बातें होती है, वो एक कल्चर है। तो उसके कारण और वो सोफिस्टिकेशन फिनेस के कारण उन लोग बिहेव करते वक्त के नहीं नहीं ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जबकि थोड़ा ये लोग ज्यादा इमोशनल है तो बोलते हैं हम लोग चले जाएंगे। लेकिन फिर एकनाथ जी को शायद समझ में आया होगा कि ये करना गलत होगा, क्योंकि इस तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे तो सामने वाले और ज्यादा दुखी हो सकते हैं कि भैया हमने तो ज्यादा काम किया है, हम शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे तो कहां तक जाएगा। शो ऑफ स्ट्रेंथ तो दूसरे साइड में भी है, दूसरे साइड पर रिस्ट्रेन करके रखते हैं। चलिए ये एक शक्ति प्रदर्शन हम इसको नाम दे रहे हैं, लेकिन ये तो ब्लैकमेलिंग भी तो हो सकती है ना कि देखिए हमारा हमारा सीएम है वही बना रहे। मैं फिर यही कहूंगी कि अगर एकनाथ शिंदे को ही बनाना है बीजेपी को, तो फिर तो उद्धव ठाकरे क्या बुरे थे? वो भी तो सीएम ही बनना चाहते थे। सीएम बनने के लिए ही माँ विकास अघाड़ी में चले गए, अपनी हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी। सी अब उद्धव ठाकरे का क्या हुआ कि उसने तो लालच थी, उसको पर्सनल एम्बिशन थे। बोला जाता है कि उसके पीछे उनके पत्नी श्रीमती रश्मि जी का भी बहुत बड़ा हाथ था, उनको प्रेरित करने के लिए कि उस तरफ चले जाओ। तो सत्ता में लालच होती है बहुत लोगों को। सब लोग देवेंद्र जी जैसे नहीं होते कि मैं बलिदान दूंगा कि एक सीएम होने के बाद मैं डिप्यूटी सीएम बनूंगा और उसके अंडर में जो मेरे कैबिनेट में उसके पहले मंत्री रहा हो, बिल्कुल। मेरे पास 106 सीट है, जो 40 सीट लेके आता है मैं उसको उसके अंडर में काम करूंगा। ऐसा बलिदान देने का जो संस्कार है वो संघ का है। वो यहाँ वो सब जगह नहीं होता है। वो आप सब जगह देखिए, बहुत सारे केसेस आपको भारत भर में मिलेंगे कि ऐसा बलिदान कौन देता है। बिल्कुल। इसके पहले वाजपेयी जी ने भी बोला था कि हम भी बलिदान, यानी दे यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज एंड कीप देयर अलायंस पार्टनर्स हैप्पी। तो हमेशा ये सब लोग नहीं करते। ये भी एक संस्कार है कि हम यहाँ सत्ता के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ कुछ काम करने के लिए है। तो सब लोग वो नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग कुछ लोग खुद के तरफ ज्यादा देखते हैं कि भैया मुझे ये मिलना चाहिए। पर सुमित जी, आपको याद होगा कि अमित शाह जी ने भी बहुत सारी रैलीज में ये बात कही थी। शायद वो शिंदे की महत्वाकांक्षा को समझते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि बहुत बलिदान दिया है बीजेपी ने उनको सीएम बनाने में। तो शायद वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ इशारा कर रहे थे। हर बार सिर्फ तो देवेंद्र फडणवीस बलिदान नहीं देंगे ना। हर सी बार उनकी ये जाति बीच में नहीं आनी चाहिए ना। इसी प्रॉब्लम यही है कि आज महाराष्ट्र का राजकारण इतना गंदा है, और ये मैं आपके शो पे बोला हूँ, दूसरी जगह भी बोला हूँ, कि एक सिर्फ ब्राह्मण है इसलिए उसको अपोज करना, ये एक बहुत ही गलत चीज, एक गलत मैसेज जाता है कि किस तरह का जातिवाद महाराष्ट्र में है। ओके। और दूसरी चीज, सिर्फ देवेंद्र जी ने तो डेफिनेटली बहुत बड़ा बलिदान दिया है। उसके बियॉन्ड आप देखिए कि कितने 106 विधायक होते हुए सिर्फ 9 को ही मंत्री पद मिलता है, हम्म। और यहाँ 40 में से 9 को मिलता है। यानी भाजपा ने कितने लोगों को मंत्री पद नहीं दिया, कितने लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। आज जो इक्वेशन सुनाई दे रहा है कि 7-8 विधायक पे एक मंत्री पद मिलेगा, तो भाजपा को कुछ 20-22 मंत्री पद मिलने के उम्मीद है।
और इसको कुछ 10 एक अजित पवार को 10-12, इसको कुछ 15-16 या 17-18 जितने मंत्री 15-16 मंत्री पद मिलेंगे एक नाथ शिंदे को। तो इस तरह का पूरा जो एक गणित बनते जा रहा है आज के तारीख में। तो उसके हिसाब से भी कुछ नहीं तो 10-12 लोगों ने तो मंत्री पद का भी बलिदान दिया था पिछली बार। बिल्कुल। तो वो भी तो गिनती में लेना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक देवेंद्र जी की बात करें, देवेंद्र जी डेफिनेटली यस, लेकिन उसके पीछे पीछे हमारे पास कार्यकर्ता है, जो विधायक है, जिन्होंने भी बलिदान दिया है, तो ये भी देखा जाता है। उसके बाद में आप ज्यादा देखिए, अब उन लोग आते हैं तो उन लोग खुद के अच्छे कार्यकर्ता जो चुन के नहीं आए, या जो सीनियर है कोई पदाधिकारी है उसको कहीं कहीं और गवर्नमेंट में पोजीशंस दिए जाते हैं, वो सब भी होता है। वहां भी तो भाजपा को सैक्रिफाइस करना ही पड़ रहा है, उसके पास भी तो कार्यकर्ता है। तो बिल्कुल। ओवरऑल भाजपा का आज के तारीख में भी, अगर आज के तारीख में 132 के बाद चलो ये अज्यूम करते हैं कि देवेंद्र जी ही सीएम बनते हैं, ओके, फिर भी आगे भाजपा का जो पूरा कार्यकर्ता गण है उसमें से भी सबको तो मिलना नहीं है, क्योंकि उसके बाद में जो दूसरे लेजिस्लेटिव पोजीशंस होंगे, दूसरे स्टैट्यूटरी पोजीशंस होंगे, वहां भी बहुत लोगों को, नॉन बीजेपी वालों को भी तो संभालना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज आगे भी चलने वाला है। देवेंद्र जी भले सीएम बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो भी लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भाजपा के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस चलते रहेंगे। ये वन ऑफ सुमित नहीं है कि देवेंद्र जी को सीएम बना दिया तो कॉम्प्रोमाइज खत्म हो गया, उसके बाद में भी चलने वाले हैं। सुमित जी, एक चीज ये बताइए कि जो फॉर्मूला अभी चल रहा है उसके हिसाब से जो खबरें मीडिया में है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बनेंगे, अजित पवार डिप्टी बनेंगे, और एक नाथ शिंदे को केंद्र में लाया जा सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है, ये फॉर्मूला भी चल रहा है। और उनकी पार्टी के 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं, उदय सावंत है, दीपक केसरकर है, शंभूराज देसाई हैं, जिनको कहा जा रहा है कि वो भी डिप्टी बन सकते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला मान्य है, होगा शिंदे गुट को? सी, ये पहले ही आइडिया दिया था कि अगर आपको डिप्टी नहीं बनना है देवेंद्र जी के अंडर में, ये ऑफर, ये बात चल रही थी, मराठी मीडिया के कुछ लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे कि तो फिर आपको हम दिल्ली ले जाते, आपको एक पद वहां मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा, ओके, तो यू विल गेट एलिवेटेड टू सेंटर। हम्म। और अगर उनको, अब दो ऑप्शन है, एक तो कि उनका बेटा यहाँ से रिजाइन करे और उनके बदले एकनाथ शिंदे जी चुन के आए। दूसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा रूट से उनको लेके जाए। हम्म। राज्यसभा रूट से लेके गए तो पिता पुत्र दोनों लोकसभा और राज्यसभा में हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ये हो जाता है, और प्लस मंत्री पद। लेकिन क्या हो जाता है बहुत बार इन लोगों को, सी, रीजनल लीडर्स का और एक कंसेप्ट होता है कि एट द हेल्प, वो खुद होते हैं ना, उनको दिल्ली जाना पसंद नहीं होता, क्योंकि उनको खुद की स्टेट पे पकड़ बनाए रखनी होती है। तो उन हम्म। लोग बोलेंगे कि मेरे किसी और बंदे को मैं दिल्ली में मंत्री बना सकता हूँ, लेकिन मैं खुद हम्म। यहाँ रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं एक रीजनल पार्टी हूँ। तो ही विल प्रिफर दैट। ये ऑफर पहले भी आई थी, और बाद में आज ही रामदास आठवले जी ने भी एक स्टेटमेंट मारा है, हम्म। एएनआई ने कवर किया है, हम्म। कि एकनाथ जी ने सोचना चाहिए कि वो तो बड़े है ही, उनकी आदर है, लेकिन उसके साथ में ही देवेंद्र जी बड़े हैं। तो हम्म। देवेंद्र जी सीएम बनते आपको चाहिए तो मैं आपके लिए बात कर सकता हूँ। ये एक रामदास आठवले जी का ऑफर है कि हम्म। ये ना, वो दिल्ली में बात करेंगे कि इनको मंत्री पद भी दिया जाए। एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ बैड ऑफर, दैट्स अ वेरी गुड ऑफर।